पुलिस हो चाहे कोई हो, अपन अपने काम का मतलब है, पुलिस क्लास तक कोई मतलब नहीं अपन। अच्छा तो सीएम तो मांग लेगा तड़का है भाई जान बात आवेगी तो मांग लेंगे। हम लॉरेंस और बिहार के शूटर बादशाह की कहानी में उलझे रहे और लॉरेंस के एक बड़े दुश्मन ने दिल्ली पुलिस को ही दबोच लिया। फोन करके बीबी बच्चे की जान की धमकी दी और एक पुलिस वाले से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग ली और कहा बात आवेगी तो सीएम से भी रंगदारी मांग लेंगे। अच्छा तो सीएम तो मांग लेगा तड़का है भाई जान बात आवेगी तो मांग लेंगे। मतलब रंगदारी मांगने वाले को सीएम से भी डर नहीं लगता है। चलो यहां तो अच्छा हुआ कि उसने ऐसी बात योगी जी वाले यूपी पुलिस से नहीं कही, नहीं तो अब तक तो वो जो भी रंगदारी मांगने वाला है ना नप जाता। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि ये है कौन जो लॉरेंस से भी ज्यादा उछल रहा है, क्योंकि लॉरेंस गैंग हो या डी कंपनी, पुलिस और सरकार से सीधे सीधे भिड़ने की हिम्मत तो वो भी नहीं करते हैं। फिर ये कौन है जो दिल्ली पुलिस को ही धमका रहा है, सीएम से रंगदारी करने की बात कर रहा है? दरअसल ये 7 समुंदर पार पुर्तगाल में बैठा हिमांशु भाऊ है, जिसे किलिंग मशीन भी कहा जाता है। और इसी गैंग के गुर्गों ने बीते 2 साल में दिल्ली और हरियाणा में उत्पात मचा रखा है। कार के शोरूम पर फायरिंग, बर्गर किंग के अंदर हनी ट्रैप करके मर्डर करना और बेहिसाब गोलियां चलाने में माहिर है हिमांशु गैंग के जितने भी गुर्गे हैं सभी। लेकिन इस बार तो हद हो गई, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे एक पुलिस वाले के गिरेबान पर हाथ डाला है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली पुलिस के। मतलब सोचिए ना, जब खाकी वर्दी पहनने वाला ही खौफ के साए में आ जाए तो आम आदमी खुद को कितना महफूज समझेगा। और एक सवाल यह भी है ना कि आखिर ये गैंग वाले एक पुलिस कांस्टेबल से 10 करोड़ की फिरौती क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि कोई गैंग वाला उसी को परेशान करता है जिसके पास पैसे हो या फिर उससे उसकी कोई दुश्मनी हो। अब एक कांस्टेबल के पास इतना पैसा तो नहीं हो सकता है अगर वो सिर्फ कांस्टेबल ही है तो, और अगर दुश्मनी है तो फिर पैसे क्यों मांगा जा रहा है? मतलब यहां कहानी ही कुछ और है। यह सिर्फ एक फिरौती का मामला नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टरों के बढ़ते वर्चस्व, अंडरवर्ल्ड के नए समीकरणों और दिल्ली पुलिस के सामने खड़ी चुनौतियों की एक पूरी कहानी है। तो इस पूरी कहानी को चलिए परत दर परत समझते हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में तैनात एक हेड कांस्टेबल के फोन पर घंटी बजी। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से एक सख्त आवाज ने खुद को गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का गुर्गा साहिल रतौलिया बताया, और फिर उसने जो कहा उसे सुनकर कांस्टेबल भी हैरान हो गया। कॉल की रिकॉर्डिंग में यह खौफनाक बातचीत सुनी जा सकती है, इसलिए आप खुद ही पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं। बोलो भाई, हाँ कमलजीत बोलो भाई। हिमांशु भाऊ मैं साहिल बोल रहा हूँ। हाँ बोल भाई साहिल। तेरे बारे में सारा पता कटवा लिया बीबी। अरे भाई यार हमारा राम तो कह रहे हमारा 10 करोड़ देगा तो बच जाएगा भाई, ना तनु मारा जाएगा भाई, जब कुछ भी किसी ने भी हटा लिया भाई। तनु बेरा मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, क्राइम ब्रांच में हूँ। क्या भाई कितने हो भाई फिर तू? अच्छा मतलब पुलिस वाला भी नहीं धमकी दो, तुम जिस गाड़ी देने लाग रहे हैं, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई हो, कोई भी हो भाई, चाहे अपना पुलिस हो चाहे कोई हो भाई, पुलिस हो चाहे कोई हो, अपन अपने काम का मतलब है, पुलिस क्लास तक कोई मतलब नहीं अपन। अच्छा तो सीएम तो मांग लेगा तड़का है भाई जान बात आवेगी तो मांग लेंगे। अच्छा घना बड्डा गुंडा नहीं हो गया साहिल? भाई ये देख जो अपने तो बात होगी तो होगी भाई, जो तू है भाई खुल का अंदर तो खुल का जा, कोई दिक्कत ना अपन तो सारा बेरा कौन कित के करे कौन कित के नहीं। तेरे बालक बच्चे भी हमने आगे पीछे देख लिया भाई, तेरी मर्जी है जो करेंगे हम कर लेंगे। अच्छा तो बालक बच्चा मार देगा तू? हमने देख लिया बस, हम तेरे को बताना चाह रहे हैं, हमने नू नहीं बेरा हम कित के करेंगे किस गेल के करेंगे, हमने नू नहीं बेरा हमने नू बता हाँ या ना। सुना आपने? इस कॉल रिकॉर्डिंग में दिल्ली पुलिस ने साहिल रतौलिया को यह भी याद दिलाया कि वो किस नौकरी में है, पुलिस की नौकरी में है। लेकिन साहिल ने तो हद ही पार कर दी। उसने जवाब दिया पुलिस भी तो दुनिया में ही आती है ना, और फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। और तो और कांस्टेबल के बाल बच्चों तक की भी जानकारी होने का दावा किया हिमांशु भाऊ के इस गुर्गे ने। इस कॉल ने दिल्ली पुलिस में तूफान खड़ा कर दिया। पर सवाल यह है कि एक कांस्टेबल से रंगदारी क्यों मांगी जा रही है, वो भी लाख 2 लाख की नहीं बल्कि 10 करोड़ की। बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। दरअसल इस फिरौती कॉल की जड़ें जो है वो कुछ महीने पहले हुई एक सनसनीखेज मर्डर से जुड़ा हुआ है।
गैंगस्टर साहिल रतौलिया ने कॉल पर हेड कांस्टेबल से बातचीत के दौरान कहा कि तू मंजीत डिगल का काम संभाल रहा है ना, 10 करोड़ रुपए देकर अपनी जान बचा ले। यहीं से कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, मंजीत अहलावत उर्फ डिगल। मंजीत डिगल भी कभी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था, लेकिन कुछ वक्त पहले उसने नौकरी छोड़ दी और फाइनेंस के धंधे में उतर गया। जानकार बताते हैं कि डिगल ने गुड़गांव में बड़े बड़े बिल्डरों को करोड़ों रुपए का लोन दिया था और उसका कारोबार करीब 1000 करोड़ रुपए जितना बड़ा था। यह अपने आप में ही सोचने वाली बात है कि एक कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर ले। खैर, तो इस मंजीत डिगल के तार जो है कई बड़े लोगों से भी जुड़े थे और वो दिल्ली एनसीआर के फाइनेंस जगत का एक बड़ा नाम बन गया था। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने मंजीत डिगल से फिरौती मांगी और डिगल ने फिरौती देने से इनकार कर दिया। यहीं से उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो गई। फिर पिछले साल दिसंबर 2024 में हिमांशु भाऊ ने नीरज फरीदपुरिया के 5 शूटर्स को रोहतक के किलोई गांव के एक बारात में भेजा और वहां मंजीत अहलावत डिगल को सरेआम गोली मार के मौत के घाट उतार दिया गया। फिर इस हत्या की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ खुद सोशल मीडिया पर ले लेता है, जो गैंगस्टरों के बढ़ते दुस्साहस का एक और सबूत था कि पहले कांड करो और फिर सोशल मीडिया पर छाती चौड़ा करके उसकी जिम्मेदारी लो, अपना रौला दिखाओ। यहीं से हमारे उस हेड कांस्टेबल का भी तार इस पूरे मामले से जुड़ता है। सुनने में आ रहा है कि जिस वक्त डिगल की हत्या हुई उस वक्त ये कांस्टेबल डिगल के साथ उसी बारात में था। कहा जाता है कि मंजीत डिगल की हत्या के बाद उसका सारा कारोबार भी यही हेड कांस्टेबल संभालना शुरू कर देता है। वो इसलिए क्योंकि जिस कांस्टेबल को धमकी मिली वो मंजीत के दोस्त भी बताए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इसी वजह से हिमांशु भाऊ गैंग ने उन्हें अगला निशाना बना लिया है। 10 करोड़ की फिरौती मांग ली है। उसका मानना है कि डिगल का जो भी पैसा उसके पास आना था, यानी गैंगस्टर के पास, और वो पैसा अब कांस्टेबल के पास है। आपको यह भी बता दूं कि जिस गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का नाम इस फिरौती वाले कांड में सामने आया है वो कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। वो हरियाणा और दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। उसके खिलाफ रोहतक, झज्जर और दिल्ली में कई गंभीर मामले दर्ज है, जिनमें हत्या, रंगदारी और अपहरण जैसे मामले शामिल हैं। हिमांशु भाऊ की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। बताया जाता है कि उसने जाली दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनाया और देश छोड़कर भाग गया, भारत से रफूचक्कर हो गया। आजकल वो पुर्तगाल से अपना पूरा रैकेट चलाता है और ऐसी खबरें भी आती है कि वो अमेरिका या यूके से भी ऑपरेट कर सकता है। आज की तारीख में हिमांशु भाऊ के पास एक मजबूत नेटवर्क है और उसके जो मेन मेंबर हैं उसमें नीरज फरीदपुरिया शामिल है, जिसने डिगल की हत्या में शूटर्स भेजे थे। इसके अलावा उसके तार दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बाबाना और नवीन बाली गैंग से भी जुड़े हैं। भाऊ का गैंग बम्बिया सिंडिकेट और अर्श डाला जैसे गैंगस्टरों के साथ में मिलकर काम करता है। हिमांशु भाऊ को लॉरेंस का जानी दुश्मन भी माना जाता है, क्योंकि भाऊ गैंग बम्बिया ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जबकि बिश्नोई की दोस्ती बॉक्सर गोगी गैंग से है और काला जठेरी जैसे गैंगस्टर से है। बम्बिया गैंग तो लॉरेंस का कट्टर दुश्मन है और अगर उसके साथ हिमांशु भाऊ है तो वो उसका दुश्मन ही है। और दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब तक फैली ये दुश्मनी अक्सर खूनी गैंग वॉर की वजह भी बनती है, जिससे दिल्ली एनसीआर का भी माहौल और खराब होता है। लॉरेंस की गैंग की तरह हिमांशु भाऊ गैंग भी सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। वे अपने अपराधों की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर लेते हैं, धमकियां देते हैं और अपने खौफ का प्रचार करते हैं। यह पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि इससे गैंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिससे वो दूर बैठे भी अपनी दहशत फैला सकते हैं। बाकी जिस तरह से अब दिल्ली एनसीआर के हेड कांस्टेबल को फिरौती की धमकी मिली है, उसके बाद दिल्ली पुलिस में हड़कंप मचना कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई नई बात। इस तरह के गैंगस्टरों से निपटना उनका रोज का काम है। रोज ही ऐसे गैंगस्टर से उनका
पाला पड़ता है। हालांकि इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। इस बार किसी आम आदमी या बिजनेसमैन को नहीं धमकाया गया है, बल्कि एक पुलिस वाले को ही धमकाया गया है। तो ये थोड़ा सा अलग मामला है, जहां दिल्ली पुलिस को कुछ और करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई जारी है। इस पूरे धमकी भरे कॉल के पीछे और भी क्या कहानी है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में पूरी तरह से साफ हो, क्योंकि पुलिस अब इस मामले की एकदम गहनता से जांच कर रही है। धमकी भरे कॉल्स की भी जांच की जा रही है और फोन नंबर के जरिए साहिल रतौलिया तक पहुंचने की भी कोशिश की जा रही है। क्योंकि साहिल और हिमांशु भाव विदेश से ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए ये जांच इतना आसान नहीं होगा। इसमें इंटरपोल की भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि दिल्ली पुलिस अपने कांस्टेबल की सुरक्षा को लेकर विचार कर रही है और शायद उन्हें सुरक्षा मिल भी गई होगी। लेकिन थोड़ा अजीब है ना ये, जो कल तक दूसरों की सुरक्षा में लगते थे, आज उनको भी सुरक्षा चाहिए। अब मामला ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। और ये कोई मजाक की बात भी नहीं है। एक पुलिसकर्मी को सीधे सीधे 10 करोड़ की फिरौती का कॉल आना, यह दर्शाता है कि गैंगस्टरों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी चुनौती देने से नहीं कतरा रहे हैं। स्टेट तक को धमकी दे रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो सीएम तक से रंगदारी मांग लेंगे। यह घटना राजधानी के कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक गंभीर सवालिया निशान लगाती है। दिल्ली पुलिस को न सिर्फ इस मामले को सुलझाना होगा, बल्कि इन गैंगस्टरों के नेटवर्क को बर्बाद कर जनता में विश्वास बहाल करना होगा एक बार फिर से। नहीं तो जो पुलिस खुद गैंगस्टरों से धमकियां खाएंगे, आखिर दिल्ली की जनता उनसे सुरक्षा की उम्मीद कैसे करेगी। हालांकि आज की कहानी में बस इतना ही है, लेकिन जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। पिछले दिनों इस पर मैंने एक कहानी भी सुनाई थी कि ये जो कॉल जो भी आया है साहिल रतौलिया का, ये किसी विदेश के नंबर से कॉल आया है। लेकिन आपको पता है, हो सकता है कि ये जो साहिल रतौलिया है ये भारत में ही कहीं हो। और इस तरह का कॉल ऑपरेट कैसे होता है, उसको डब्बा कॉल कहते हैं। मतलब विदेश से कोई कॉल करता है भारत में और दूसरे मोबाइल से भी वो अपने गुर्गे को कॉल करते हैं, और ये स्पीकर पे बीच में बात होती है। एक ऑपरेटर होता है बीच में, जो एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे और तीसरे मोबाइल फ़ोन को स्पीकर से कनेक्ट करके बातचीत करवाता है, ताकि जिसे कॉल आया है, जिस नंबर से कॉल आया, वो विदेश का दिखे और उस नंबर पे कोई और बातचीत कर रहा हो। तो इस तरह का जो भी कॉल होता है, इसे डब्बा कॉल कहते हैं। हो सकता है कि इस तरह से आपको समझ में ना आया हो, इसलिए आप चैनल पर जाकर डब्बा कॉल से जुड़ी वो कहानी देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि आखिर ये जो गैंगस्टर लोग होते हैं, ये सब डब्बा कॉल ऑपरेट करके कैसे लोगों को धमकाते हैं। तो वो कहानी भी आप लोग जाकर चैनल पर जरूर देखिएगा। डब्बा कॉल अगर आप जाकर चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको वो कहानी मिल जाएगी। बाकी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट में बताइए। इस तरह की और भी क्या कहानी सुनना चाहते हैं आप, वो भी लिखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।